वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। भारत को एक बड़ा सबक देते हुए आखिरकार सीरिया करीब करीब 5 दशक बाद पूरी तरह से ढह गया। असद की सत्ता ढह गई, उसे ढहना ही था। यह तो रूस ने वहां टांग अड़ा दी थी जो इतनी देर हो गई, वरना कब का ढह जाता। बावजूद कि सीरिया के आतंकी, उनके सफेद पोश सरगना चूल्हे भाड़ में जाएं, जहन्नुम में चले जाएं, हमें आपको क्या। एक महान सभ्यता जिसके निशान इजिप्ट की तरह हजारों साल पुराने हैं, उन्होंने जो कमाया था, उन्होंने जो बोया था, उन्हें ही काटना पड़ा, उन्हें ही काटना पड़ेगा। हमें आपको क्या। लेकिन सीरिया भारत के भविष्य को एक राह दिखाते हुए, आईना दिखाते हुए ढहा है। सबक याद रखना चाहिए। आज के अंक में सीरिया के मौजूदा हालात, सीरिया किस पैटर्न पर ढहा जिसे भारत में लागू करने की नाकाम कोशिशें होती रही हैं, सीरिया की हालत ऐसी हुई क्यों, उससे निकल रहे सबक को समझने का प्रयास किया जाएगा और जानेंगे कि कैसे बराक हुसैन ओबामा की आधी अधूरी प्लानिंग, जो डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार प्रेसिडेंट बनने की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, उसे बाइडेन ने जाते जाते बचे खुचे अपने कार्यकाल का इस्तेमाल करते हुए कैसे पूरा कर दिया। जिसकी चेतावनी बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल नतीजों के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दी थी, बखूबी दी थी। बाइडेन अमेरिका की ब्लड मनी कमाने वाली दोगली नीति पर धड़ाधड़ एक्शन दिखा रहे हैं। आज के अंक में भारत समेत समूची दुनिया पर सीरिया के असर को लेकर बात होगी। इजराइल कितना खौफ में है, किस लिए खौफ में है, अरब जगत क्यों डरा हुआ है, इस पे भी बात होगी। सीरिया को लेकर यूरोप में क्या हलचल है और क्या सचमुच डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के बहाने पलटी मारते हुए दिख रहे हैं। दुनिया भर के लिबरल्स की तरफ से फैलाए जा रहे नैरेटिव पर भी चर्चा करेंगे और देखें कि कैसे ट्रंप का नाम लेकर भारतीय आधार कार्ड रखने वाले, लेकिन इन्हीं लिबरल की जूठन पर पलने वाले नमक हराम कैसे भारतीयों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, इसे भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आज बहुत कुछ है, आइए भारतीय नजरिए से चीजों को समझते हैं। अंत तक बने रहें। बेहतर रीच के लिए एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी भी राय साझा करें। दोस्तों, सीरिया एक पैटर्न पर ढहा है। आगे यह पैटर्न आपको भारत में और भारत के आसपास नजर आएगा। सीरिया में जरूर लोकतंत्र नहीं था, मगर वहां किसी कट्टरपंथी पार्टी का राज भी नहीं था। सीरिया है तो इस्लामिक देश, लेकिन वहां बहुत खुले विचार आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। बुर्का हिजाब की बाध्यता वाला देश नहीं है सीरिया। सीरिया उसी पैटर्न पर ढहा जिस पैटर्न पर पहले इजिप्ट, फिर इराक, यमन और लीबिया को तबाह किया गया, कई देशों को तबाह किया गया। हुस्नी मुबारक को निपटाया गया, सद्दाम हुसैन को निपटाया गया, गद्दाफी को निपटाया गया। इसमें इजिप्ट को छोड़कर बाकी देश आज की तारीख में जंग का मैदान बन चुके हैं, जहन्नुम बन चुके हैं। ये देश भी इस्लामिक जरूर थे, लेकिन कट्टरपंथी नहीं थे, हां नेशनलिस्ट थे। पश्चिम की लूट पर टिकी कारोबारी मानसिकता के खिलाफ कोई एक अरब, एक मिडिल ईस्ट और एक अफ्रीका की बात कर रहा था। यही अपराध था उनका, जिसे तानाशाही और लोकतंत्र के नाम पर तबाह किया गया। जबकि हकीकत यह है कि समूचे अरब और अधिकांश मुस्लिम अफ्रीकी देशों में आज भी सल्तनती व्यवस्थाएं हैं, या वहां जो सत्ता में आए उन्होंने तानाशाही से अपनी सत्ताएं कायम रखी। करीब करीब 5 दशक पहले असद के पिता भी सेना के रास्ते ऐसे ही सीरिया की सत्ता में आए थे और उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि उनकी कल तक उनके परिवार सीरिया की सत्ता में उनका परिवार राज कर रहा था। सद्दाम और गद्दाफी आदि की भी यही कहानियां हैं। लोकतंत्र के नाम पर, गरीबी महंगाई के नाम पर लोगों को अलग अलग वजहों और फॉल्ट लाइंस पर भड़काकर इन्हें निपटाया गया और बाद में कट्टरपंथ की आग में धक्का दिया गया उनके देशों को। किस तरह आज देख सकते हैं, किसी को शिया सुन्नी के नाम पर,
शिया कुर्द और सुन्नी कुर्द जैसे नामों पर लड़ाया गया। सबके पीछे जनाब बराक हुसैन ओबामा, अमेरिकी डीप स्टेट, पश्चिमी मीडिया, पश्चिम की तमाम संस्थाएं थी। इसकी सुगबुगाहट दोस्तों तब शुरू हुई जब अमेरिका समेत समूचा पश्चिम 2007 की मंदी की चपेट में था, और तब जब सद्दाम से लेकर गद्दाफी तक अपने राष्ट्रवाद और तेल से कमाई हुई अकूत संपत्ति के दम पर अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी ताकत को चुनौती देने लगे थे, उसके सामने खड़े हो गए थे। सब कभी अमेरिका के दोस्त थे, लेकिन अमेरिका से अलग मोर्चा बनाने लगे जो उसे पसंद नहीं आया। मंदी और दुनिया में शांति की वजह से अमेरिका और पश्चिम के हथियार निर्माता उस वक्त पैसे भी नहीं कमा पा रहे थे, जो उनके कारोबार, दुनिया पर उनके कंट्रोल का सबसे बड़ा औजार और आधार है। आपको याद ही होगा कि 2010 में ट्यूनीसिया में एक सब्जी विक्रेता ने खुद को तेल डालकर जला लिया था, जिसके बाद वहां एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। इसी अरब स्प्रिंग ने कई देशों को अपनी चपेट में लिया, खासकर मिडिल ईस्ट के उन देशों को जो अमेरिकी मोर्चे से बाहर जाते दिख रहे थे, अमेरिकी मोर्चे से बाहर थे। 2006 से 2010 के दौरान सीरिया में एक भयावह अकाल पड़ा था। इसने सीरिया को लगभग बर्बाद कर दिया, और यहीं से सीरिया की सत्ता पर असद परिवार का नियंत्रण कमजोर होने की चीजें शुरू हो गई। हालांकि बशर अल असद ने पिता की विरासत को साल 2000 में दमिश्क में कार दुर्घटना में बड़े भाई की मौत के बाद संभाला था। असद शिया मूल के हैं, सीरिया सुन्नी बहुल देश है। असद ने जब सत्ता संभाली तो सीरिया में हिंसक गतिविधियां शुरू हो गई थी, लेकिन सीरिया तब उनके नियंत्रण में था। चीजें अरब स्प्रिंग के बाद खराब हुई, जिसे अकाल के बाद तमाम फॉल्ट लाइन से खाद पानी दिया गया। अकाल से खराब हुई चीजों को सीरिया में दुरुस्त करने के लिए असद सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया और कई सारे कारोबारी सुधार किए, और इसमें उनके एक चचेरे भाई रामी मखलूफ ने कारोबार से खूब पैसे बनाए। वैसे मखलूफ के अलावा कई दूसरे कारोबारियों ने भी उस वक्त खूब पैसे बनाए, मगर इसे सीरिया में मुद्दा बना दिया गया और लोगों को भड़काया गया। और अकाल के बाद की विभीषिका को लेकर कुछ 4-6 नौजवानों ने, उसका असर यह रहा कि कुछ 4-6 नौजवानों ने हाथ में बंदूक उठा ली और असद के खिलाफ खड़े हो गए। मुट्ठी भर थे, गिने चुने। असद ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए नौजवानों का उत्पीड़न किया, उनका दमन किया, और उनके पक्ष में भी बाद में जो सामने आए उनका भी जोरदार तरीके से दमन किया। यह असद की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद सुन्नी बहुल सीरिया में सिविल वार छिड़ गया और तमाम लोगों ने, तमाम ताकतों ने अलग अलग फॉल्ट लाइंस को बढ़ावा दिया, जिस पर लोगों ने बंदूक उठाई। अमेरिका के इशारे पर तुर्की ने हथियार दिए और कतर ने पैसा। 2007 की मंदी से निकलने की प्रक्रिया में लगी पश्चिमी ताकतों ने, उनकी एजेंसियों ने, अमेरिकी डीप स्टेट ने इन चीजों को अपने माध्यमों से जमकर इस्तेमाल किया और आग में घी डालकर भड़काया। समूचा सीरिया साल 2011 में गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। उस वक्त आतंकी गतिविधियों के लिए अमेरिका ने अपने सहयोगी तुर्की पर कई सैंक्शंस भी लगाए थे, जिसे याद होगा आपको। इन सैंक्शंस को हफ्ते भर बाद हटा भी दिया गया। तमाम इलाके अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के कब्जे में आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही असद 1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका के साथ खड़ा था सद्दाम हुसैन के खिलाफ। गृहयुद्ध शुरू होने के बाद जब गला रेतने वाले आतंकियों का नंगा नाच शुरू होता है, सितंबर 2014 में कुर्दों की सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी ट्रुप्स की सीरिया में एंट्री होती है। फिर असद की गुहार पर सितंबर 2015 में रूस की भी एंट्री होती है, और 2016 में सीरिया के सिविल वार में तुर्की की सेना भी सीधे एंट्री मारती है। पश्चिमी ताकतें उन्हीं आतंकियों का सफाया करते दिखती हैं तब, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने ही खड़ा किया था। रूस की एंट्री ने असद की सत्ता को ऑक्सीजन दे दिया, जो अब दमिश्क में ढह चुकी है। चीजों से बराक ओबामा प्रशासन का पैटर्न साफ साफ समझा जा सकता है, डीप स्टेट का पैटर्न साफ साफ समझा जा सकता है।
वह क्या है? पहले किसी आंदोलन को खड़ा करो उस देश में जहां से पश्चिमी ताकतों को, अमेरिका को चुनौती मिल रही हो। सरकार को आंदोलन का दमन करने पर विवश करो और उसके बाद तमाम फॉल्ट लाइंस पर अराजकता फैलाकर मौजूद सत्ता को बेदखल कर दो और उसकी जगह अपने टट्टुओं को कुर्सी पर बिठाकर उस देश का दोहन करो और उभर रही अर्थव्यवस्थाओं, चुनौती देने वालों को तबाह कर दो, उन देशों को तबाह कर दो। इराक, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, आज कई देशों में यही सब कुछ हुआ जो इस्लाम की आंतरिक संघर्ष, इस्लाम की अपनी कमजोरियों की वजह से और वहां तानाशाही सरकारों की वजह से संभव हो गई। बिल्कुल यही पैटर्न अफगानिस्तान में दिखा और अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश में भी यही पैटर्न सफल होते दिखा, जो सीरिया में सफल हुआ। बिल्कुल यही पैटर्न कोविड महामारी के बाद भारत के खिलाफ भी दिखा। नागरिकता कानून हो, किसान आंदोलन हो या फिर मणिपुर, राहुल गांधी और कांग्रेस के रूप में केंद्रीय विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही और ईवीएम के जरिए चुनावी धांधली का आरोप लगाया। तमाम फॉल्ट लाइंस पर विपक्ष ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। उस ईवीएम पर लोगों को भड़काया जा रहा है जिसका बटन दबाकर मनमोहन सिंह की सरकार में लोगों ने मोदी को चुना था। उस समाजवादी पार्टी की सरकार में जिसका बटन दबाकर लोगों ने यूपी में योगी आदित्यनाथ को चुना था। लेकिन अब ईवीएम खराब है, अब ईवीएम के बहाने लोगों को भड़काया जा रहा है। खैर, भारत में तानाशाही नहीं थी और मोदी ने उकसाने के बावजूद तमाम आंदोलनों पर गोली नहीं चलवाई तो पश्चिमी ताकतों और उनके एजेंटों की योजनाएं धरी की धरी रह गईं। लोगों को, चीजों को इस वक्त खुली आंखों देखना चाहिए। सीरिया में जो चीजें हो रही हैं वहां उनको देखना चाहिए। मिडिल ईस्ट में चीजें भारत के हित को भी प्रभावित करेंगी, सीधे सीधे तो नहीं मगर जियो पॉलिटिकल नजरिए से और अशांति की वजह से। भारत के तमाम सहयोगियों का सीरिया में इंटरेस्ट है। बाकी जंग का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता ही है, कहीं ज्यादा पड़ेगा कहीं कम। ज्यादा इसलिए पड़ेगा कि तेल उत्पादक देश जंग की आंच में झुलस रहा है और उसके पड़ोसी इससे प्रभावित होंगे। दूसरा, सीरिया में आज जिन्हें विद्रोही बताया जा रहा वे अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के खतरनाक आतंकी हैं। पिछली बार इनके आने के बाद दुनिया भर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई थी। इस बार भी वैसी ही आशंका है। आशंका सीरिया में कट्टरपंथ के नाम पर शियाओं के जनसंहार को लेकर के भी है। जो जंग इजराइल बनाम मुस्लिम वर्ल्ड की थी कल तक, अब बाइडेन प्रशासन ने उसे शिया बनाम सुन्नी कर दिया है। बावजूद वहां रूस अभी भी मौजूद है और शियाओं के क्षेत्र में है, तो अभी सीरिया की आग ठंडी होते नहीं दिख रही, जंग जारी रहेगी। जो अरब अभी तक असद को हटाने के लिए परेशान था, अब इस बात पर परेशान है कि कहीं उसके यहां भी सीरिया की तरह विद्रोह ना खड़ी कर दी जाए। अरब दुनिया में तानाशाह या फिर खानदानी लोगों के हाथ में ही सत्ता है। अब डीप स्टेट अरब देशों को बार्गेन करेगा सीरिया के जरिए और स्वाभाविक है कि इसका असर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा, जिसकी चपेट में भारत भी आ सकता है। भूलना नहीं चाहिए कि सीरिया भी तुर्की में एक बड़ा गेम प्लेयर है और तुर्की समूची दुनिया में आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर कूटनीतिक चैनल से बार्गेन करता है। अमेरिका असल में तुर्की, कतार और अरब के देशों के जरिए आतंकियों को पैसे देता है, हथियार मुहैया करवाता है और उन्हें टास्क देकर अपनी चीजें करवाता है। तुर्की की बार्गेन पावर जाहिर है कि बढ़ेगी और दुनिया में इससे अशांति आएगी। जो इजराइल कल तक असद की सत्ता के खिलाफ हवाई हमलों में शामिल था, आज वही इजराइल खौफ के माहौल में दिख रहा है, खौफ में दिख रहा है। इजराइल को इस बात का डर है कि कहीं हमास से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी उसकी सीमा में ना घुस जाएं, जो उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। इजराइल की सीरिया के साथ सीमा लगती है और असद की रिजीम में वह इस सीमा पर सुरक्षित था, लेकिन अब उसकी आशंका बढ़ गई है। असद की सत्ता ढहने के बाद इजराइल ने सीरिया के साउदर्न हिस्से पर एयर स्ट्राइक की है। दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो इजराइल अपनी सुरक्षा पुख्ता कर रहा है, गोलन हाइट्स में बड़े पैमाने पर सैनिकों को
नियुक्त किया जा रहा है। दूसरा, गोलन हाइट वाले इलाके पर इजराइल अपनी सीमा को सीरिया के अंदर और ज्यादा घुसा रहा है, यानी इजराइल अपनी सीमा को बढ़ा रहा है सीरिया की तरफ। जो भी हो, सीरिया में बदलाव से इजराइल चौकन्ना है और सभी तैयारियां कर रहा है। इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि असद की सत्ता ढहने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सीरिया की सीमा पर पहुंचकर चीजों का जायजा लेते नजर आते हैं। इजरायली सेना और कैबिनेट भी सीरिया में बदलाव के बाद वहां के हालात को लेकर के उच्च स्तरीय बैठकें करती है। डर का माहौल यूरोप में भी है। यूरोप को सीरिया के लगातार खराब हो रहे हालात में शरणार्थियों की नई खेप से चिंता सता रही है। इससे पहले सीरिया में सिविल वार की वजह से बहुत सारे शरणार्थी यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचे, जिसके बाद वहां पर कट्टरपंथी इस्लाम की वजह से खराब चीजें देखने को मिली। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस की तो हालत खराब हो गई। यूरोप की परेशानी स्वाभाविक है। उधर यूरोप इस तरह की तैयारियों में भी लगा हुआ दिख रहा है कि अब सीरिया अपने लोगों को वापस बुला ले और उसे आफत से छुटकारा मिले। इस बीच असद के ढहने के बाद ट्रंप के बयान की भी चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल साइट ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा, असद चले गए हैं, वे अपने देश को छोड़ चुके हैं। पुतिन के नेतृत्व वाला रूस अब उनको बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। रूस के वहां पर यानी सीरिया में मौजूद होने की कोई वजह भी नहीं थी। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने सीरिया में अपनी दिलचस्पी खत्म कर दी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस के 6 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और ईरान अब एक कमजोर देश है। ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता करना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन के भी 4 लाख सैनिक और कई सारे नागरिक मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। मैं व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह से जानता हूं, यह उनके लिए कुछ करने का समय है। चीन भी उनकी मदद कर सकता है। लोग इसे रूस पर ट्रंप की टिप्पणी को डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न मान रहे हैं, मगर ट्रंप के बयान से साफ होता है कि उन्होंने असद सरकार की कीमत पर रूस यूक्रेन की जंग को लेकर के कोई चीज डील की है। कई चीजें डील कर ली हैं। सीरिया में रूसी बेस पर अब तक कोई हमला नहीं होना और असद का रूस में शरण लेना इस बात को पुख्ता भी करता है कि रूस का अमेरिका के साथ कोई ना कोई डील हुआ है। शायद ट्रंप ने यह बयान इसलिए दिया हो कि डेमोक्रेट अमेरिका में रूस के बहाने उनके खिलाफ नैरेटिव ना बना सकें, जिसके प्रयास लंबे वक्त से नजर आ रहे हैं। अब 100 बातों की एक बात, सीरिया का भविष्य क्या है? सीरिया का भविष्य बहुत ही भयावह है। वहां कई लोगों के इंटरेस्ट हैं। रूस है, अमेरिका है, तुर्की है, तमाम आतंकी संगठन है, कुर्द है और एक मोर्चे पर इजराइल भी खड़ा है। आने वाले दिनों में सीरिया में नियंत्रण को लेकर तमाम धड़े आमने सामने होंगे। वैसे भी बाइडेन की योजना थी कि जंग को जारी रहने देना है। इजराइल हमास हिजबुल्ला की जंग को ट्रंप ने बैक चैनल लगभग खत्म कर दिया था, उसे बनाए रखना है। ट्रंप को सीरिया की एक ऐसी तिलिस्मी जंग में उलझा देना है ताकि वह चाह कर भी उससे निकल ना पाए और डीप स्टेट का खेल आगे भी चलता रहे। ट्रंप को जंग पसंद नहीं। रूस की मौजूदगी में ट्रंप की मजबूरी हो जाएगी कि सीरिया से वो ना निकले। सीरिया से अमेरिका के निकलने का मतलब है अमेरिका में ट्रंप की रूस से पराजय के तौर पर चीजों का प्रचारित किया जाना। ट्रंप शांति के मूड में है। अब देखना है कि वे कैसे पार पाते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने रूस की आलोचना की है, मगर उसमें रूस के साथ डील होने के, समझौते होने के संकेत भी दे रहे हैं। बाकी सीरिया का क्या होगा उसका अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन जो भी होगा यह तय है कि वह बहुत भयावह होगा। भारत के लोगों को सीरिया से सबक लेकर चौकन्ना रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।